नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर। ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें क्या है भी अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपका एक सोने से पहले एक ब्रीफ रिवीजन हो जाता है। और अगर आप ये वीडियो सुबह में देख रहे हैं तो आपका सुबह सुबह आपका एक रिवीजन हो जाता है। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, इसमें एक नॉलेज गेन रिवीजन का नहीं कह सकते इस वीडियो को, क्योंकि नॉलेज आपको खुद को गेन करनी पड़ेगी। मैं आपको रिवीजन करवा सकता हूँ और यूपीएससी में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आप खुद पहले इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसका क्वेश्चन बेसिस पे रिवीजन कर लेते हैं, यानी आपने जो सुबह पढ़ा था उसका एक एमसीक्यूज बना देते हैं, जिसके हिसाब से आपकी न्यूज़ है वो आपकी रिवाइज हो जाती है और साथ ही साथ इस न्यूज़ को आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहली जो न्यूज़ थी वह दैनिक जागरण की से संबंधित न्यूज़ है, जो और आज जो न्यूज़ थी वह लगभग कॉमन न्यूज़ थी। दैनिक जागरण और द हिंदू के अंदर लगभग कॉमन न्यूज़ थी, तो हमने जो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगभग दैनिक जागरण के ही लगा दिए हैं। कोई अलग न्यूज़ नहीं थी दोनों न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो क्या था, पहली जो न्यूज़ थी वह दैनिक जागरण था, उसकी फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, जिसमें कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ एक मतदान किया है। अभी तक हमने देखा था भी जो रूस के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लेके आया जाता था तो भारत उसमें क्या रहता था, अनुपस्थित रहता था। मगर जो ये प्रस्ताव लेके आए इसमें भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। और ये मतदान किया क्यों है, क्योंकि ये एक प्रकार का जो रूस ने क्या किया था भाई, हाल ही में जो यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र थे उनको अपने क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया था, सम्मिलित कर लिया था, जिसका एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था, जिसका भारत ने भी क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं भारत इससे ये बताना चाहता है कि हम जो किसी भी देश हो, चाहे वह चीन हो या रूस हो या कोई भी देश हो, उसके हम जो विस्तारवादी नीति है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम शांतिपूर्ण समाज का विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बजटीय एवं संसदीय शामिल के विषय में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके अंदर बजट से संबंधित अगर कोई विषय होता है या ऐसा कोई विषय होता है जिसके अंदर नए सदस्य को शामिल करने से संबंधित कोई मामला हो, तो 2/3 बहुमत उसके अंदर यानी उनके मतों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इसके जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष नहीं है, कितने, 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो पूछा गया इसमें सत्य कथन, तो सत्य कथन केवल और केवल एक है, तो आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वह संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह विचार विमर्श और नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश, कितने, 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है। ठीक है, और इसमें सामान्य बहस होती है और उसके जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वह क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रमुख कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, तो वह इसके अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। साथ ही साथ जो महासभा असेंबली में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए शांति एवं सुरक्षा व नए सदस्यों के प्रवेश व बजटीय मामलों में के लिए कितने, 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और अन्य प्रश्नों पर निर्णय के लिए किसी प्रकार के जो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी बजट से संबंधित कोई मामला हो या नए सदस्यों के प्रवेश से संबंधित मामला हो, तो ऐसे मामलों पर हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई अन्य मामला है तो उसके लिए आप साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, जो महासभा का अध्यक्ष होता है वह प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हाल ही में इसमें जो मालदीव को इसके लिए चुना गया था 2021-22 के लिए, तो अभी हाल ही में थोड़े दिनों में इसका क्या होगा, चुनाव होगा, जिसके लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, उसमें कहा गया जो हमारे जो अगले जो मुख्य न्यायाधीश है या जो सीजीआई है वह हमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी का नाम सिफारिश किया। तो हमें अगले अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह कौन, श्री जो चंद्रचूड़ जी हैं वह हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया वे जो चंद्रचूड़ जी हैं इनके जो पिताजी थे वह भी क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। उनका कार्यकाल था वह सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। उनका जो कार्यकाल था वह 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक रहा था। ठीक है, तो साथ ही साथ जो कहीं वरिष्ठता के आधार पर हम देखें तो अभी इन्हीं का नाम सिफारिश किया जा रहा है।
ठीक है। तो इनका जो कानून है इन्होंने जो कानून में समर्थ जो तरीके से जो अवधि व गर्भवती करवा रही महिलाओं के अधिकारों को भी आगे के फैसलों का इन्होंने यानी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित फैसले दिए थे। ठीक है। तो एक इसी से संबंधित आगे पेज पे न्यूज़ थी जिसमें काफ़ी वरिष्ठ आधार पर चुने जाते हैं जो हमारे जो हम मुख्यतः क्या देखते हैं जो सीजीआई का जो नियुक्ति की जाती है वह किसके लिए की जाती है, जो वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। मगर क्या है भी कि कुछ मामले या दो अपवाद ऐसे रहे हैं जब वरिष्ठता के आधार पर यानी चुनाव नहीं किया गया है। ये कब कब किया गया था, ये इंदिरा गांधी सरकार, दोनों के दोनों मामले कब किए गए थे, इंदिरा गांधी सरकार के अंदर किए गए थे। जो पहला जो मामला था वह कहीं न कहीं जो कहा था भी वरिष्ठ न्यायाधीश को चुनने की परंपरा से हटकर जो सीजीआई की नियुक्ति का देश में ऐसा मामला अपवाद है। कब आया था, ये आया था 1973 के अंदर। ठीक है, किसके, इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर, जिसमें जस्टिस NI रे को सीजीआई नियुक्त किया गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में अधिक वरिष्ठ जो जस्टिस थे वे कौन थे, JM सेनला थे या फिर जस्टिस KS हेगल्ड थे। तो ऐसे कुछ जो हमारे जस्टिस थे जिन जो वरिष्ठ थे मगर उनका चुनाव न करके जो इंदिरा गांधी सरकार में था उनका जो हमारे जो जस्टिस AN रे को इनके लिए नियुक्त किया गया था। और ऐसा ही मामला 1900 आगे चलकर आया था जिसके अंदर जो 1977 के अंदर ये मामला आया था जिसके अंदर जस्टिस जो MH बे को सीजीआई नियुक्त किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ जो ये जो फैसला था वह कहीं न कहीं जो केशवानंद भारती मामला का जो केस का जो रिजल्ट आया था उसी के मामले के अगले दिन ये मामला यानी ये मुद्दा यानी कह सकते हैं ये नियुक्ति हुई थी। ठीक है। जो साथ में साथ ये बस ये आगे ये बस यही चीज़ दे रखी है भी किस प्रकार से जो जस्टिस है उनके नाम सिफारिश किए जाते हैं, उसके बाद वे नाम प्रधानमंत्री जी के पास भेजे जाते हैं और प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश का कौन, राष्ट्रपति के पास है, उनकी सिफारिश करते हैं। ठीक। क्या कहता है अभी क्वेश्चन, क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति पर यह कार्य पहले ही परिप्रेक्ष्य में ये बाध्यकारी नहीं होता है, एक बार राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। तो यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तीसरा कथन कहता है भी कॉलेजियम की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अंदर की गई है। तो इसका जो तीसरा कथन है वह भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि जो कॉलेजियम की व्यवस्था वह किसी अधिनियम या किसी कानून के तहत इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं न कहीं जो विचारधारा का कहीं न कहीं क्या है, भी अपने विचार का एक परिणाम है जिससे कॉलेजियम प्रणाली का विकसित हुआ है। ठीक है। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो सत्य कथन केवल और केवल अकेला 2 है। तो जो ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है ये आंसर नहीं है। ठीक है। अगर हम असत्य क्वेश्चन पूछे असत्य पूछते तो इसके अंदर एक और सी आंसर इसका हो जाता, मगर इसके अंदर सत्य क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल और केवल क्या होता, ओनली 2 इसका सत्य आंसर है। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह क्या है, भी जो हमारे जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त के जो क्या जो वो RTA लागू करने के थे दिल्ली सरकार विफल रही थी, जिसके अंदर जो केंद्रीय सूचना आयुक्त थे, ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही भी दिल्ली सरकार है वह सूचना के अधिकार को लागू करने में क्या रही है, असफल रही है। तो हमारे लिए जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह कहीं न कहीं क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के समान की गई थी। तो इसका जो पहला कथन है, अगर हम देखें तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग है वह क्या एक संवैधानिक निकाय है जिसमें हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 से लेकर 315 के बीच में हम ये सभी की सभी आर्टिकल जो कि जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है। मगर जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। वह एक सांविधिक निकाय यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई समानता नहीं है। तो इस हिसाब से जो पहला कथन है वह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला कथन क्या कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 5 से अधिक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी गलत हो जाता है। हाँ, ये बहुसदस्यीय निकाय जरूर है मगर इसमें अधिकतम है वह 10 सदस्य होते हैं, न कि 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो पूछा गया हमसे सत्य कथन, तो दोनों ही कथन गलत है। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक है। क्या कहता है, केंद्रीय सूचना आयोग जिसको हम CIC की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
तो इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह कौन से एक सांविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके अलावा इसमें 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगला कहता है इस उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रपति एक समिति बनाता है, वह सिफारिश से करती है, उसके आधार पर इनकी क्या कहती है, नियुक्ति की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, किसमें, समिति के अंदर। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री भी इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। क्षेत्राधिकार की अगर बात करें, जो आयोग का अधिकार है, क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है, यानी ये सभी जो एक प्रकार जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनका अधिकार से संबंधित है। साथ ही साथ जो कार्यकाल की बात करें, जो मुख्य जो सूचना आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, या 65 वर्ष की आयु। ठीक है। यानी केंद्र सरकार कितने वर्ष के लिए इसको निर्धारित करती है उसकी सीमा तय नहीं की गई है, वह 5 वर्ष हो सकती है, 2 वर्ष होते 3 वर्ष हो सकती है, 10 वर्ष हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, मगर अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है। तो साथ ही साथ यह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते हैं, यानी एक बार केंद्रीय सूचना आयुक्त की अगर नियुक्ति हो जाती है तो वह दोबारा सूचना यानी उनकी नियुक्ति के लिए क्या नहीं होते हैं, पात्र नहीं होते हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी वह भी फ्रंट पेज की न्यूज़, जिसमें कहा मानसून के बदलते रुझान में बड़ी चिंताएं और कृषि जलवायु के अनुसार बनी नीति। इसमें कहा भारत सूखे की चपेट में आ गया है। ठीक है। भी जो मानसून है, जिसमें जितनी मानसून के अंदर वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हुई थी, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं भी वर्तमान के अंदर जो वर्षा की जो अनिश्चितता है, यानी जो समय के अनुसार वर्षा नहीं हो रही है, या निश्चित मात्रा में जितनी जहाँ पर वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा वहाँ पर नहीं होती है। तो इससे क्या होगा भी जो कहीं से कहीं जो भारत में जो कृषि है वह लगभग सूखे की चपेट में आ गई, और लगभग 10% कृषि उत्पादन कम होने की आकांक्षा है। जिस जो पिछले साल 7 से 8 दिनों की बारिश की बात करें तो बेमौसम खेती इसकी बड़ी फसल पानी में फेर दिया है, यानी कह सकते हैं भी जो बिन फसल या बिन मौसम की बारिश होती है वह कहीं न कहीं फसलों को क्या कहती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अगला कहता है वैज्ञानिक गतिविधियों में मौसम के इन मिजाज को भांपते हुए नीति नियामकों के लिए बहुत पहले चेतावनी जारी कर दी थी, यानी जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात की क्या करती थी, चेतावनी करती थी भी जो जो बीज है, जो उन्नत बीजों व उत्पादनों व सिंचाई व आधुनिक तकनीकों का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट दे रखा है, जिसमें कहा भी भारत के पास विश्व क्या लगभग 2.4% की क्या है, हमारे पास है भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, मगर हम जनसंख्या का लगभग 17.7% क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो यानी कृषि योग्य भूमि के अनुसार जो हमारी जनसंख्या है वह काफ़ी अधिक मात्रा में है, और इतनी बड़ी जनसंख्या का जो पेट भ्रमण के लिए हमें यानी सिंचित के लिए जो उन्नत प्रकार के जो बीजों की आवश्यकता है, सुदृढ़ सिंचाई सुविधा की आवश्यकता है। ठीक है। साथ ही साथ इनके अंदर कहा गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था भी देश के किसान को मिट्टी, बीज और पानी मिल जाए तो वह अपने खेत में सोना उगा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके अंदर जो एग्रो के जो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार खेती के पैटर्न पर जोर दिया होगा। ऐसा मतलब है भी जिस प्रकार से जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है जलवायु के अंदर, उसी प्रकार से हमें जो हमारा जो पैटर्न है उसके अंदर भी जो फसलों का जो पैटर्न है उसमें भी क्या करना होगा, बदलाव करना होगा। ठीक है। और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, किसानों की जो आमदनी बढ़ाने के लिए हमें जलवायु से संबंधित जो पैटर्न है उसमें क्या करने होंगे, बदलाव करने होंगे। साथ ही साथ जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी कहा था भी जहाँ खेती जलवायु के अनुरूप नहीं बदलती है वहाँ किसान दरिद्रता की भेंट चढ़ जाते हैं, या उन्हें भयंकर अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक। तो ये एक न्यूज़ थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो कह सकते हैं अभी दैनिक जागरण का एक विश्लेषण भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभी भारत के संदर्भ में दिए गए कथनों को में से असत्य कथन को हमें पहचानना है भी कौन सा कथन झूठ है। क्या कहते हैं भी इस भारत की जनसंख्या का लगभग 17% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हमने कथन देखा, तो ये कथन तो सत्य है। अगला कहता है भारत कृषि योग्य भूमि का 5% है, तो ये हमने अभी भी देखा ये गलत है, क्योंकि ये कितनी है 2.4% हिस्सा है जो विश्व का कितना कृषि योग्य भूमि है। अगला कहता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत सकल घरेलू के उत्पाद की अगर गणना की जाए तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी सही बात है। तो हमसे पूछा गया असत्य कथन, तो असत्य है केवल और केवल बी, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है हमारी वह कहीं के देश में
कम हो रही असमानता, ये कहा भी। इससे हमारी जो रैंकिंग आई है हाल ही के अंदर, जो जिसका नाम है CRII रैंकिंग है, जिसके पता चलता है भी जो भारत जो असमानता से संबंधित जो रैंकिंग है उसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है। कितने अंकों का? 6 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, और पिछले 2 वर्षों के अंदर। ठीक है, तो साथ ही साथ ये रिपोर्ट है वह जारी कौन करता है, जिसको बोलते हैं ऑक्समैन इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इंटरनेशनल द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर जर्मनी, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया से रहा है। और ये जो सुधार हुआ है भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कराधान की प्रगतिशील व्यवस्था के कारण ये सुधार देखे गए हैं, और भारत की रैंकिंग में 3 स्थान पर रही है, और 16 यानी इसी प्रकार जो असमानता के मामले में भी काफ़ी जो सुधार देखे गए हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जिसमें कुछ फैक्ट दे रखा था। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही चर्चा में दी CRII वर्ष 2022 की रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अभी 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 देखा है, ये जो OIDFI यंत्र, यानी जिसको हम कहते हैं जो ऑक्समैन इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी जिसमें कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना क्यों PM गतिशीलता के वो मिली गति। तो हमारे लिए जो PM जो गतिशीलता योजना है वह हमारे लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ न्यूज़ से हमें पता चलता है जो गतिशील जो योजना है वह कहीं ना कहीं जो आधारभूत हमारी जो कह सकते हैं जो आधारभूत ढांचे हैं उसको बनाने से संबंधित हमारी क्या है, एक प्रकार की योजना है। ठीक है, जिसमें हाईवे या रेलवे या लाइन बिछाने के काम में किसी भी प्रकार की जो ज़मीन की जो हमें पहले निगरानी करनी पड़ती थी, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो PM गतिशील जो ऐप बनाया गया है उसके माध्यम से हमें क्या मिल जाती है, जानकारी त्वरित रूप से मिल जाती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गतिशील योजना जो गति शक्ति योजना के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्या ये उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है। गांव तक 4G सेवा उपलब्ध कराना, क्या अभी हमने देखा है? ये नहीं देखा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की भागीदारी को बढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं है। भुगतान संतुलन को स्थिर करना, ये भी नहीं है। तो यानी अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें ऐसा कोई सिचुएशन नहीं मिलती है इसके अंदर भी जो सीधा सीधा आंसर निकाल पाए। मगर ये अगर ये हम देखते हैं भी जो गाँव में 4G तकनीक उपलब्ध कराना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से संबंधित एक चीज़ है। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, क्या कहता है भी जो गतिशील योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, इसे 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया जाएगा। लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य क्या है, कहीं न कहीं जो हैंडलिंग क्षमता को भी बढ़ाना है और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाह एवं टर्नओवर को समय पर कम करना है। साथ ही साथ इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारों और नए रक्षा गलियारों जिसमें तमिलनाडु व दूसरे उत्तर प्रदेश में सब बनाना है। साथ ही साथ इसमें सभी गांवों को 4G कनेक्टिविटी के साथ का विस्तार भी किया जाना, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा था। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क को 17,000 किलोमीटर की क्षमता से जोड़ने का कार्य है। साथ ही साथ हमने देख लिया भी जो हमने जो राजमार्गों व नेटवर्क व रेल मार्गों से भी एक से दूसरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी जो द हिंदू की फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, मगर दैनिक जागरण के अंदर ये बिजनेस पेज आता है, उसके अंदर ये न्यूज़ थी। तो क्या कहता है भी जो IMF ने क्या है जो भारत की जो विकास दर है उसको घटाकर कितना कर दिया, 6.8% कर दिया था। जो पहले उन्होंने कितना कहा था, लगभग 7.5% के आसपास इन्होंने कहा था। ठीक है, साथ ही साथ विश्व बैंक ने भी इसकी दर घटाकर 7.5% कर दी थी। हमारे जो रिजर्व बैंक है उन्होंने भी घटाई थी। SBI ने भी रैंक को कम करने की बात कही, और कहीं न कहीं जो रैंक कम होने का जो कारण बताया गया है वह कहीं न कहीं जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, वैश्विक जो मंदी है, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो विदेशी जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसके जो अमेरिका का उसके द्वारा जो ब्याज दरें बढ़ाई जाना, ये भी कहीं न कहीं जो भारत की विकास दर है उसको कम करने का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। ठीक है, तो यही बस एक इसके अंदर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो IMF ने जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य यानी जो जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जारी किया है, जिसके मुताबिक उसकी विकास दर को घटाकर कितना 6.8% कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ जिसके अंदर जो चीन की जो दर है वह भी कितनी, लगभग 3.2% वार्षिक दर की बात कही गई है। जबकि 2023 के अंदर जो भारत की वार्षिक दर है, एक सेकंड, जो जो चीन की जो है वार्षिक दर उसका अनुमान 4.4% लगाया 2023 के अंदर, जो भारत का अनुमान है वह 6.1% लगाया। इस आधार पर भी हम देखें तो भारत विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर करने वाली क्या है, अर्थव्यवस्था में से एक है।
तो क्या कहता है अभी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जिसको बोलते हैं हम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो अभी हमने देखा है कौन सी है ये, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी वह क्या, अभी मध्य प्रदेश में सभी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो नाइट सफरिंग है उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो टाइगर्स होते हैं वो कोई भी जो जानवर होते हैं अगर उसमें रात में निगरानी की जाती है तो वह कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हलचल जैसी स्थिति बनी रहती है और वह अच्छे से हम वह विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो टाइगर रिजर्व के अंदर जो नाइट सफरिंग है वह क्या दी बंद की जाएगी। और कहाँ पर जो बफर जोन्स हैं वहीं पर ये नाइट सफरिंग बंद की जाएगी, जबकि जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव गतिविधियाँ उपलब्ध यानी की जा सकती हैं यानी बफर क्षेत्र को छोड़कर वहाँ पर आप नाइट सफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस जो टाइगर रिजर्व के अंदर जो बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है या सतपुड़ा है या पन्ना की तरफ जो जोन में नाइट सफरिंग जो कराई जा रही थी, जो हालांकि जो नाइट सफरिंग को सबसे ज़्यादा सफलता कान्हा नेशनल जो टाइगर रिजर्व है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर सफलता मिली थी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी। तो ये कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दफा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन कौन मध्य प्रदेश में स्थित है? तो हमें अभी देखा है एक तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से संबंधित है और एक सतपुड़ा हमारा क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। जबकि जो नाव दफा है वह हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और जो मानस टाइगर रिजर्व है वह कहाँ से, हमारा असम से संबंधित है। तो पूछा गया है हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित, तो मध्य प्रदेश से संबंधित केवल 2 और 3 है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारा जो इंटरनेट का एक नया वर्जन है जिसको हमने नाम दिया है 2.0 या फिर 2.0। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट है वह वर्तमान हम जिस प्रकार का जो इंटरनेट उसको हम कहते हैं जो इंटरनेट की वाली प्रथम श्रेणी है। अभी इंटरनेट का एक उन्नत संस्करण आया है जिसको हमने नाम दिया है इंटरनेट 2.0। ठीक है, तो इसमें क्या खास होगा, जिस प्रकार से जो वर्तमान जो इंटरनेट सेवा वह बाइनरी लैंग्वेज के 0 और 1 पर कार्य करती है, मगर जो इंटरनेट 2 है वह कहीं के जो फोटोन है उस पर आधारित कार्य करेगी। क्योंकि फोटोन क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील पदार्थ होता है, उसमें किसी भी पदार्थ की अगर छेड़छाड़ होती है तो वह क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं जो हैकिंग जैसी हमारी जो समस्या है उससे हमें कहीं न कहीं पूर्णतः निजात पाई जा सकती है। यानी फोटोन को इस प्रकार की आकांक्षा होती है भी उसके साथ किसी प्रकार के जो या डाटा के प्रकार किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो वह पता क्या हो जाएगा, इनकरप्टेड हो जाएगा। मगर साथ ही साथ इसके अंदर ये भी कहा गया है भी हमें इसके लिए कहीं के जो एक उन्नत प्रकार की तकनीक की आवश्यकता है। मगर कहीं ऐसा ना हो भी हमें जो छेड़छाड़ का जो मामला है कहीं न कहीं जो हमें डेटा जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ पर नहीं पहुँचा है और पहुँचने से पहले कोई छेड़छाड़ के कारण की वजह से वह डाटा इनकरप्टेड हो गया है, जिसकी वजह से जो डाटा जिसके पास सुरक्षित नहीं था उससे भी डाटा चला गया और जिसको पहुँचाना था उसके पास भी डाटा नहीं पहुँचा है। तो कहीं न कहीं हमारी मेहनत पर यानी कह सकते हैं एक प्रकार सा यानी हमारी मेहनत अब जायज़ हो जा सकती है। तो हमारे इसके लिए तो हमें एक प्रकार की जो उन्नत प्रकार की जो तकनीक का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी ये ट्रायल के अंदर है यानी अभी इसकी खोज हो रही है, यानी छोट माध्यम पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेट 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेट 2.0 परंपरागत इंटरनेट की तुलना में सुरक्षा प्रदान करवाता है, तो हमारा जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। अगला कथन कहता है इंटरनेट 2.0 उन्नत प्रकार के जो बाइनरी संख्या का प्रयोग करता है, तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि जो 2.0 है इसमें किसी भी प्रकार के बाइनरी नंबर का उपयोग नहीं होता है। अगला कहता है इंटरनेट 2.0 का जो प्रथम समग्र उपयोग हाल ही में चीन द्वारा किया गया, तो ये कथन भी गलत है क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं किया गया है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है, तो यानी एक बहुत छोटे लेवल पर अभी इसका एक प्रयोग हो रहा है। तो पूछा गया हमसे इसका असत्य कथन को पहचानना है, तो असत्य कथन कौन सा है, 2 और 3 है, 2 और 3 हमारे आंसर बी के अंदर है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।